नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता इमरान हसनी से। इमरान हसनी का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ, फिर भोपाल, जयपुर, हैदराबाद से अपनी पढ़ाई पूरी की और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। 8th क्लास से इमरान हसनी रंगमंच से जुड़ गए थे और कई नाटकों में अभिनय किया। इमरान हसनी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉरिशस में जॉब किया और जॉब करते हुए वहां भी थिएटर में अभिनय किया और फ्रेंच फिल्मों में भी अभिनय किया। फिर जॉब छोड़ वापस इंडिया आए। हिंदी फिल्म शब्द, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, डर्टी पिक्चर समेत कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। इमरान हसनी ने फिल्म पान सिंह तोमर में इरफान खान के साथ बड़े भाई का किरदार निभाया और फिल्म डी-डे में ऋषि कपूर के साथ सलीम पठान की मुख्य भूमिका निभाई, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। तो दिवंगत राजनेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर बनी फिल्म में दीनदयाल की भूमिका निभाई। इमरान हसनी ने हिंदी और फ्रेंच फिल्मों के साथ हॉलीवुड फिल्म एंजेलिना जॉली अभिनीत अ माइटी हार्ट में जर्नलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो फिल्मों के साथ टीवी सीरियल कशिश और सपनों से भरे नैना में भी अदाकारी की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता इमरान हसनी। इमरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। जी, इमरान जी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, मॉरिशस में आप वहां पर जॉब भी करते थे और 8th क्लास से आपने रंगमंच भी शुरू कर दिया था। तो आखिर आप बनना क्या चाहते थे? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आप आगे जाना चाहते थे या आप एक्टर ही बनना चाहते थे? देखिए, बचपन में मैं जासूसी नॉवेलें बहुत पढ़ता था जी। और मैं बड़ा होकर जासूस ही बनना चाहता था। हाँ। तो कोई डिटेक्टिव या कोई पुलिस का कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उस टाइप का कुछ। लेकिन मुझे बड़ा डिस्करेज किया गया। लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं, उसके लिए तुम्हें बॉडी चाहिए। मैं छोटा था, मुझे मालूम नहीं था कि उसके लिए पढ़ाई चाहिए होती है कि बॉडी चाहिए होती है। तो वो फिर नहीं कर पाया। उसके बाद ये जो थिएटर था, ये तो मैं शौक, मतलब ये मेरा पैशन था। तो इसके बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इसको एक दिन प्रोफेशन बनाऊंगा। हाँ। हमने सबसे पहले एक फिल्म देखी थी, हेरा फेरी, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की। जी। तो उस फिल्म का मैंने थिएटर में उसको कन्वर्ट करा था, उसका एक ड्रामा बनाया था पूरा। हाँ। तो जो मेरा पहला जो प्ले करा था वो हेरा फेरी का एक रूपांतर था, कह लीजिए। तो उसको उस स्टोरी को हमने थिएटर में लेकर आए थे और वो मोहल्ले में करा था और वो बड़ा फेमस हुआ था। बहुत लोग देखने के लिए आए थे, इतनी भीड़, इतना हुजूम लग गया था, वहां पर जगह खत्म हो गई थी। तो उस टाइम में 8th क्लास में पढ़ता था। उसके बाद से वो फिर एक ड्रामा, प्ले, थिएटर सब शुरू हुआ। जी। और फिर मॉरिशस में आपने वहां पर जॉब भी किया है, फिर जॉब के साथ आपने वहां पर रंगमंच भी किया और फिल्मों में भी आपने काम किया, फ्रेंच फिल्म में। तो फिर वहां कैसे आप इन चीजों को मैनेज करते थे? फिर कैसे आपको वहां पर रंगमंच का मौका मिला और फ्रेंच फिल्मों में मौका मिला मॉरिशस में? देखिए, मैं सॉफ्टवेयर में बड़ी, मतलब बहुत हायर पोजीशन के ऊपर था। मैंने जिन कंपनीज में काम करा है वो वर्ल्ड की फर्स्ट टॉप कंपनीज रही हैं और मैं उसके अंदर बिल्कुल टॉप पोजीशन पे मैंने काम करा है। मैं मतलब बहुत हायर लेवल के ऊपर इन कंपनीज के अंदर जॉब करता था। लेकिन जैसे मॉरिशस का जो वर्क कल्चर है वो ऐसा नहीं है कि आप 5 बजे तो छुट्टी हो ही जाती है, 5 बजे आप घर पहुंच जाते हैं। 5 बजे के बाद से लेकर रात तक आपके पास करने के लिए या तो आप बीच पे जाइए या आप क्लब में जाइए या आप अपने शौक पूरे करिए। जी। तो वो सैटरडे संडे छुट्टी भी होती थी, तो टाइम बहुत होता था वहाँ पे। वर्कलोड का इतनी ऐसा नहीं है कि आप, जैसे बॉम्बे के अंदर हम ट्रेवल कहीं जाते हैं तो हमें 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में, दिन के 4 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो आपके पास किसी चीज के लिए वक्त नहीं बचता यहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसा नहीं था, सब आसपास की जगहें करीब थी, घर साथ में ही था। तो उसके बाद मॉरिशस आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट सेंटर के बारे में पता चला, फिर उनके साथ वहाँ पे जाके प्ले करना शुरू करा। फिर प्ले करने लगे तो फिर वो चीजें जुड़ती गई और काफिला बनता चला गया, लोग जुड़ने लगे। फिर पता चला कि फ्रेंच फिल्म्स हो रही हैं, तो फिर उसके अंदर भी कुछ काम करने लग गए। फिर बस वो दूसरा पार्ट जो था वो बड़ा होता चला गया। जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था फ्रेंच फिल्म में काम करने का? किसी तरह की कुछ परेशानी आई आपको, क्योंकि लैंग्वेज फ्रेंच में होगी या इंग्लिश में थी? तो किस तरह का एक्सपीरियंस था और बीइंग एन इंडियन वहां पर किस तरह का आपने महसूस किया फ्रेंच फिल्मों में काम करते हुए? देखिए, लैंग्वेज की परेशानी तो इसलिए नहीं होती कि आज मुझे कोई साउथ इंडियन फिल्म के लिए अगर बुलाएगा तो उनको मालूम होगा कि मुझे वो साउथ इंडियन भाषा मुझे नहीं आती। जी। वो प्रिपेयर होंगे उस चीज के लिए। उनको मालूम है कि मैं इमरान हसनी को बुला रहा हूँ जो उसको नहीं आती है, तो वो कैसे करना है। फिर हम वहाँ इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, फिर वो उसको डब करेंगे कि उनको भी मालूम है। तो इसकी परेशानी तो होती नहीं, सब आदमी पहले से प्रिपेयर होते हैं।
वो वाली परेशानी तो कभी आई नहीं। साथ रहते रहते थोड़ी बहुत फ्रेंच बोल लेते थे, बच्ची थोड़ी बहुत जो जहाँ अटकते थे वहाँ इंग्लिश बोला और वो डब हो गया। जी। तो ऐसी परेशानी इसमें कोई नहीं आई। बाकी काम करने की जो बात आप कर रहे हैं, उनके काम करने का जो तरीका है वो बड़ा प्रोफेशनल और बहुत प्रिसाइज है। उनके पास लिखा रहता है कि 9 बज के 10 मिनट के ऊपर आपका मेकअप होगा, तो 10 बजे आपका शॉट होगा, 11 बजे दूसरा शॉट होगा, 1 बजे लंच होगा, लंच के अंदर आपको चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इंटर कॉन्टिनेंटल क्या मिलेगा वो भी लिखा होता है, 6:30 बजे आपका पैकअप हो जाएगा, और वो सब चीजें वैसी ही चलती हैं। तो वो लोग ऑर्गेनाइज बहुत है, उन लोगों का फ्रेंडली है। वहाँ पे कोई ऐसी पॉलिटिक्स और मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, ये आदमी छोटे लेवल का है, वो फर्स्ट क्लास एम्प्लॉई है, वो सेकंड क्लास है, वो फोर्थ क्लास है, ये सब चीजें वहाँ पे नहीं होती जी, जो कि थोड़ी सी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। जी। फिर मॉरिशस से आप वापस इंडिया कैसे आना हुआ आपका, और फिर इंडिया में हिंदी फिल्मों में कैसे शुरुआत हुई आपकी? देखिए, मैं जाना चाहता था यूके, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में। तो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में जाने के पहले तो मुझे इंडिया आना ही था, क्योंकि मेरा सारा वीजा इंडिया से लगना था। जी। तो मैं इंडिया आया तो मेरे पास 3 महीने का टाइम था। तो मैंने 3 महीने मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे भी ट्राई करके देखते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने कहा मुझसे कि यहाँ पे भी तो देखो एक बार। मैंने कहा देखते हैं यहाँ पे कुछ करके, जब तक वीजा लगेगा या ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ तो मुझे मालूम ही नहीं था। बॉम्बे जब मैं आया तो मेरे पास तो किसी की जगह का एड्रेस भी नहीं था, मुझे नाम मालूम थे बस लोगों के। तो मैंने मालूम करा कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेज हैं, क्या है। उसमें एक हिमांशु धूलिया का नाम पता चला, एक बालाजी टेलीफिल्म्स का नाम पता चला। उस जमाने में बालाजी के बहुत सीरियल्स बनते थे। तो मैं बालाजी के ऑफिस में गया, तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया उन लोगों ने। मैंने कहा कि मुझे मिलना है, तो उन्होंने कहा ये सब यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं होता। अच्छा, मॉरिशस के अंदर डिफरेंट कल्चर है। वहाँ पे आप कितना ही बड़ा डायरेक्टर हो या फिल्म प्रोड्यूसर हो, आप उससे अपॉइंटमेंट लीजिए, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, चाहे वो 2 महीने बाद करे। ग्रेट। लेकिन वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट का कोई कल्चर नहीं है। उसका रीजन भी है, यहाँ पे मॉरिशस के अंदर जो है कि वहाँ पे 50 एक्टर होंगे या 100 एक्टर होंगे, यहाँ पे 5 लाख एक्टर घूम रहे होते हैं जी। तो अगर एक आदमी अपॉइंटमेंट देने लग जाए इंडिया में तो पूरा समय गुजर जाए, अपॉइंटमेंट ही सिर्फ उसको होता है, काम छोड़ दो, सिर्फ लोगों से ही मिल रहा होगा। सही बात ये है, उनकी मजबूरी है, इसमें कोई गलती उनकी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे थोड़ा सा मेरा डिफरेंट माइंड सेट से आया था। तो मैं गया बालाजी से मिलने के लिए, कोई मुझे मिलना है। तो उन्होंने कहा यहाँ मिलना नहीं होता। वहाँ पे एक कार्टन रखा हुआ था बाहर, डब्बा वॉचमैन के पास। उन्होंने कहा इसमें अपने फोटो डाल दीजिए। मैं कहा यार ऐसे डब्बू सर, वो डब्बा भरा हुआ था, लोग डाल रहे थे, बहुत से लोग खड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। तो मैं वापस जाने लगा। तो मैंने एक लड़के ने से मैंने बात करी, वो भी एक्टर था, कोशिश कर रहा होगा। तो मैंने कहा कि ये और कोई तरीका नहीं है इसका क्या? तो कहना नहीं, हम तो यहाँ पे 5 साल से आ रहे हैं, हर 1-2 दिन के बाद आते हैं। उसने डाल के मैंने कहा काम कितना मिला? तो उसने कहा 5 साल में अभी तक तो नहीं मिला। फिर मैंने एक और से पूछा, उसने बताया कि वो 3-3.5 साल से आ रहा है। अरे मैं तो मतलब थोड़ा सा डर गया। फिर आपको लगा कि मैं तो अभी आया हूँ, तो मेरा कितना लंबा? मैं तो 3 महीने का सोच कर आया हूँ, और अभी तो मुझे आए हुए 3 दिन हुए हैं। अब ये कह रहे हैं ये लोग 5 साल और 8 साल की कहानी सुना रहे हैं। तो मैं जाने लगा तो उसने मुझसे कहा कि यहाँ तक आए हो तो डाल दो ना। तो मैंने कहा अभी बात वो ठीक कह रहा था। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने भी 2 फोटो उसके अंदर डाल दी। और उसके बाद एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मेरे पास वहां से कॉल आ गया, बालाजी से। तो और उसके बाद उन्होंने मुझे सीरियल में काम ऑफर करा, और वो हो गया। बहुत बढ़िया। तो और वो बड़ा फेमस सीरियल था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बिल्कुल। तो सीरियल को सारा हिंदुस्तान देखा करता था। क्योंकि अगर रामायण और महाभारत के बाद कोई सीरियल फेमस हुआ था तो वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी। तो उसमें जब मैं पहली बार आया तो बस एकदम पूरे जितने मेरे हिंदुस्तान में और मॉरिशस में और यहाँ वहाँ से जो जितने फोन कॉल्स आ सकते थे उतने आने लगे। लोगों को लगा कि मैं वहां पे भी कर गया। और उसके बाद में मेरा फिल्म के लिए मैं मिला हिमांशु धूलिया से। हिमांशु धूलिया एक फिल्म बना रहे थे, चरस। उस फिल्म की शूटिंग हो रही थी। तो उस दौरान मेरे एक फ्रेंड ने उनसे मिलवाया, तो मैं उनसे मिला। तो उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा कि इस फिल्म के अंदर तो कुछ बचा नहीं है, तो खत्म होने पे है। मैं अभी अगली फिल्म तैयार शुरू करूंगा, तब तुम आना, बुलाऊंगा तुमको। मैं समझाइती कह रहा हूँ कि बुलाऊंगा तुमको। लेकिन उसके 1-1.5 महीने के अंदर उनका मेरे पास कॉल आ गया। क्या बात है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ। और वो फिल्म थी गुलामी। और ये गुलामी फिल्म जो थी वो पीरियोडिक फिल्म थी पिंडारी डाकुओं पे। तो उस फिल्म के अंदर हीरो थे सनी देओल और इरफान खान, समीरा रेड्डी और मैं। 4 ही कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। समीरा रेड्डी के साथ मेरा लव ट्रायंगल था। सनी देओल को प्यार करती थी, इरफान खान की वो बहन थी,
हम सब पिंडारी डाकू थे, बड़ा बहुत अच्छी फिल्म थी जी और बहुत लेविश स्केल पे शूट हुई थी, लेकिन कुछ वजह से बिल्कुल वो बीच में बंद हो गई। बिल्कुल इमरान जी, बहुत सारी फिल्म आपने की है, उसमें से एक पान सिंह तोमर भी है जो कि बहुत फेमस है, लोकप्रिय ये फिल्म है पान सिंह तोमर। इसमें आप इरफान खान के बड़े भाई का रोल आपने इसमें अभिनय किया था आपने, तो कैसा इसमें जी एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ काम करने का? देखिए, इस फिल्म के लिए जब मुझे हिमांशु धूलिया ने बुलाया कि भाई वो बीहड़ में डाकुओं की फिल्म है हाँ और तुम्हें इरफान के बड़े भाई का रोल करना पड़ेगा, एक तो मैं वो इरफान खान से मैं उम्र में छोटा हूँ, हाँ मैंने कहा यार मैं बड़ा कैसे लगूंगा, और दूसरा ये है कि डाकू कैसे लगूंगा। मैंने कहा कि मतलब सॉरी, मेरी आंखों का कलर हाँ ग्रीन है और स्किन थोड़ी फेयर है, हाँ बाल ब्राउन। मैंने कहा कि उन्होंने कहा वो मेरे ऊपर छोड़ दे। तो वो उन्होंने मुझे वहाँ बिहार में ले जाके सचमुच डाकू बना दिया। हाँ और इतनी गर्मी थी उस वक्त वहाँ पे, गर्मी के अंदर हम लोगों ने शूट करा था जी कि कुछ टाइम के बाद तो मेकअप करने की जरूरत ही नहीं हुई। चेहरा वाकई में डाकुओं जैसा हो गया था। नेचुरल 45 से 50 डिग्री के टेम्परेचर और आपके जी पास कोई छत नहीं, कोई छतरी नहीं, कोई बैठने की जगह नहीं, आप पत्थरों पे बैठे हैं, नीचे से भी जल रहे हैं, ऊपर से भी जल रहे हैं। बिल्कुल हाँ, और वहां पे ना ले जाने की जगह, दर्रों में जो बिहड़ के जो दर्रे बने हुए थे उसमें से जाना, हाँ और बस जैसे तैसे कैमरा पहुंच जाए वही बड़ी बात होती थी। जी तो हम लोग पहुंच के वहां पे जाना में टाइम लगता था, वहां से निकल के वापस आने में टाइम लगता था, पैदल जाते थे, पैदल आते थे बिल्कुल काफी अंदर तक। हम्म, लेकिन अच्छा ये इस टाइप की जो फिल्में होती हैं वो एक एक्टर के जीवन में बहुत कम आती है, सही बात है जहाँ पे कि आप एक बिल्कुल रियल लोकेशन पे, रियल लाइफ में आपने उसको जिया पूरा। हाँ बहुत कम लोगों को इस टाइप की फिल्में करने को मिलती हैं, और जी ये ऐसे दशकों में एक आध फिल्म बनती है। बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें एक तो वो, बहुत सारे इसमें इंटरेस्टिंग संवाद है, तो कोई इस फिल्म का संवाद आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। अच्छा, इस फिल्म के अंदर भाषा थी बुंदेलखंडी। हाँ तो पूरी हर आदमी बुंदेलखंडी बोल रहा था इस फिल्म के अंदर। हाँ तो मुझे थोड़ा सा डाउट था, मैंने शिशु को बोला कि यार हिंदी फिल्म बना रहे हैं हम लोग, तो मतलब हिंदी में बोलना चाहिए, लोगों को, दर्शकों को समझ में कैसे आएगी। हाँ जो बुंदेलखंडी जानते हैं वो तो समझ लेंगे, लेकिन बाकी जगह पे वो फिल्म चलेगी कैसे। हाँ लेकिन ये मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हिमांशु धूलिया का कन्विक्शन था इस फिल्म को लेकर, हाँ बिहार में ही शूट करूंगा, बिहार के लोगों को जैसे ही दिखना चाहिए, बुंदेलखंडी ही बोलेगा हर आदमी, जो भाषा है वहाँ की। उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं करा, भाषा हमने सबने बुंदेलखंडी दे दी। अब आती नहीं थी तो वहाँ से बुंदेलखंडी का एक एक्सपर्ट आया हुआ था जो हमको ट्रेन करता था। जी तो उसके अंदर कुछ डायलॉग थे जो याद रह गए थे बड़े। अब हम रास्ते में फंस गए थे बहू के ससुराल में, ना गाँव जा सकते थे, ना कहीं फंसे हुए थे। हाँ तब मैंने अपने छोटे भाई से कहा, अब क्या करें पान, गाँव जा ना सके, पुलिस सुनने को तैयार ना, उधर भवन सिंह के आदमी बंदूक लिए बैठे हैं, अब करें तो क्या करें, आपका सारी जिंदगी बहू के मायके में कटेगी। तब वो पान सिंह अपने डायलॉग बोलते हैं और वहां पे हाँ इंटरवल होता है। और एक बार उन्होंने हमारी वो लगाई थी परेड, हाँ सबको दौड़ा रहे थे कि चलो सब ट्रेनिंग होगी, तुम ट्रेनिंग होगी हाँ कल से तुम लोगों की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू। तो हाँ, सबने हाँ बोला था, मेरे से तो हाँ नहीं बोला गया था। मेरा उस टाइप का कैरेक्टर था। हाँ तो जब मुझे दौड़ाया, मैं थोड़ा तो दौड़ लिया, उसके बाद मैंने कहा, पान लला हमसे ये ना होगा, अगर हम जो ही दौड़ते रहे ना तो बकत के पहले ही चले जाएंगे। नहीं, वाकई बड़े खूबसूरत संवाद थे और बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी, हाँ। जब भी आती है टीवी मतलब में ये। बिल्कुल आप जब देखेंगे तो मतलब लगता है कि हाँ भाई, ये बेचारा ये आदमी अगर ज्यादा दौड़ा तो जी ये मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत बहुत उम्दा उसमें आपने एक्टिंग की थी, बहुत जबरदस्त संवाद भी थे। एक और फिल्म आपकी बेहतरीन फिल्म है डी डे, इसमें आप ऋषि जी कपूर के खास बने थे आप, और जी ऋषि जी। कपूर ने उसमें एक डॉन का किरदार उसमें निभाया था, हाँ आप भी हाँ उसमें डॉन बने हुए थे, एक बहुत अहम जी। किरदार था आपका। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ऋषि कपूर जी के साथ काम करने का? देखिए, ऋषि साहब के साथ काम करने का, इस टाइप के लीजेंड के साथ काम करना, आपको कुछ नहीं करते हुए भी बहुत कुछ सिखा जाता है। जी उन लोगों के पीछे पूरी लेगेसी है, 40 साल का काम कर, 40 साल इंडस्ट्री में काम करे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में करी हैं उन्होंने, मेगा हिट्स दिए हैं उन्होंने। और एक आदमी जो उस इतिहास के साथ, उस बैगेज के साथ बैठा है, आप उस आदमी के साथ जब आप काम कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो आपकी क्लास लगाएं ब्लैक बोर्ड पर लेके कि भैया ये लो, अगर आप उनके साथ आधे घंटे बैठ गए तो आप 25 चीजें सीख के उठ जाएंगे। सही बात है। तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, हो गए इरफान खान हो गए, ये लोग हैं,
इन लोगों के साथ काम करा है मैंने, जो हॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं, तो उनके साथ काम करने का एक अलग ही मजा था, जी। बहुत अच्छा था। लेकिन हाँ, हम उनसे सीखते थे तो वो भी हमसे सीखते थे, ऐसा जी। नहीं था। तो उर्दू, क्योंकि उनको वो जो बने थे, वो उनका कैरेक्टर जो था वो पाकिस्तान का कैरेक्टर था, हाँ। तो उनको उर्दू बहुत बोलना होती थी। तो वो अपना कोई भी डायलॉग बोलने से पहले उनके एक दो डायलॉग को मैंने करेक्शन करे थे, तो उसके बाद से वो कोई भी डायलॉग होता था वो पहले करेक्ट करवाते थे। और जिस दिन जैसे उनका शूट है और मेरा शूट नहीं है और मैं दूसरे दिन जाऊँ, तो वो कहते थे यार कल मैं फंस गया, तुम आए नहीं, मुझे ये बोलना था, अब आप अभी देखो चेक करो मैंने कल सही बोला कि नहीं। मैंने कहा कल जो हो गया वो तो छोड़ दीजिए, अब आज का देखते हैं। तो बहुत ही down to earth बिल्कुल, वाकई बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आपको उनके साथ, क्योंकि वो आपका इंतजार करते थे और वो आपसे उर्दू करेक्ट करवाते थे, तो वाकई हाँ, तो खुशकिस्मत भी है आप। ऐसी कोई उसकी बात नहीं थी कि मैं ऋषि कपूर हूँ या मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, जी, या जी। मैं ये अभी नया आया है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। अगर वो मुझसे कुछ सीख सकते तो उनको उसमें कोई शर्म नहीं थी, उसमें कुछ भी देखिए, नहीं था। और वो कहते थे, यही मानता होती है एक बड़े एक्टर की, कि जहां से उनको सीखने को, नया सीखने को मिलता है, वहां से वो सीखते हैं, और यही कारण है कि वो इतने बड़े बनते हैं। नहीं तो अगर हमने सीखना छोड़ दिया तो फिर हमारा जो होता है वापस हम पीछे आना शुरू कर देते हैं। अगर हम जी, लगातार जी, बिल्कुल। सीखते रहेंगे तो लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। महान लोग ऐसे ही होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, 8th क्लास से आपने रंगमंच शुरू कर दिया था इमरान जी, और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रंगमंच का एक नाटक था, काजी की शादी, शायद मेरे ख्याल से नाटक का यही नाम था। इसमें आप लड़की भी बनते थे और दर्शकों को बहुत कम पता चल पाता था कि पहले जब आप तो उसमें लड़के बन के आते थे, संवाद करते थे, और फिर आखिरी में आपका एक लड़की बन के आप आते थे, तो दर्शकों को बहुत कम पता चल पाता था कि ये इमरान हाशमी है जो ये लड़की बन के आए हैं। तो थोड़ा सा उस नाटक के बारे में बताया, और कैसा कुछ किरदार था उसके बारे में बताएं आप। देखिए, वो काजी की शादी के नाम से था, और उसके अंदर वो काजी था जो मैं ही बनता था, बड़ी सी सफेद दाढ़ी लगा के, और उसकी आईब्रोज भी सफेद थी, और वो मतलब काफी बूढ़े थे, वो 70 साल के, 60-70 साल के होंगे उस नाटक में। तो उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनको भी आता है कि ख्याल कि भाई इतने साल हो गए हैं तो अब हम भी अपनी शादी करें। तो वो अपनी शादी के बारे में, अपनी शादी करने के बारे में सोचते हैं, और फिर उस प्रोसेस, वो एक जर्नी शुरू होती है किस तरह से उनकी शादी हो। तो शादी उनकी आखिर तक हो नहीं पाती है, उसके अंदर वो कोशिशों में ही रह जाती है। वो एक कॉमेडी टाइप की जर्नी थी उनकी, जिसमें वो कई लोगों से मिलते हैं, कुछ करते हैं। तो उन दिनों क्या होता था कि उस जमाने में लड़कियां थिएटर नहीं करती थी, बहुत ही रेयरली कोई लड़की थिएटर में मिलती थी। तो वो जो किरदार होते थे जिसमें लड़की चाहिए होती थी, तो ज्यादातर ये कोशिश ये करी जाती थी कि कोई लड़का मिल जाए जो लड़की बनने को तैयार हो जाए। तो लड़के भी लड़की बनने को तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके वो उनकी मर्दानगी के ऊपर लोग शक करेंगे, या और लोग मजाक उड़ाएंगे, पसंद नहीं, मजाक उड़ाएंगे बाद में। तो इसलिए वो लड़की का जो रोल था काजी की शादी में, जो उसकी थी, तो थोड़ी देर के लिए वो आती है उसका, तो वो मैंने करा था। तो उस वक्त तो लड़की बड़ा अच्छा लगता था, लड़की पता नहीं चलता था। जी, अच्छा, कुछ संवाद अगर आपको याद हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे, जब आप लड़की बन के संवाद बोलते थे, क्योंकि बहुत सारे संवाद होते हैं रंगमंच में। आवाज अब देती नहीं रही। नहीं, कोई बात नहीं, संवाद। लड़की की आवाज जब मैं बोलता था ना, तो पता नहीं चलता था। मैं अपने दोस्तों को भी फोन पर कभी लड़की बन के कॉल कर लेता था, तो कभी पता नहीं लगा पाते थे कि किसने करा है। लेकिन अब आवाज में थोड़ा सा भारीपन आ गया है, तो वैसा तो रहा नहीं है। तो वो लड़की बड़ी दुबली पतली थी, और छोटा सा ब्लाउज जिसमें उसकी कमर दिख रही थी, और साड़ी थोड़ी सी नीचे पहन के, और लंबी सी चोटी, और अच्छा सा लिपस्टिक लगा के, बड़ी खूबसूरत थी, वो नाजुक सी लड़की, और बड़ी नाजो अंदाज में आके वो बोलती थी कि देखिए ना अम्मी, ये किसी काजी का रिश्ता आया है, हमें नहीं करना किसी काजी से शादी। मालूम नहीं किस किस लोगों की शादी कराई होगी, कितनी शादियां टूटी होंगी, और कितनों की बददुआएं इनको लगी होंगी जो आके हमको लग जाएंगी। और इनकी दाढ़ी देखिए, दाढ़ी इनसे तो लंबी दाढ़ी है इनकी, चाय पीते हैं तो उसमें डूब जाती है, और अगर ये हमारे नाहुल में ना बहुत खूब। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अभी इतना जबरदस्त आपने लड़की की आवाज निकाली है, और आप कह रहे हैं थोड़ी सी अभी आपकी आवाज भारी हो गई, तो उस वक्त तो और कितनी जबरदस्त होगी, क्योंकि अभी इतनी जबरदस्त है। मतलब हमें तो लग रहा है कि अगर मैं आपकी आवाज अगर फोन में सुनूं, मैं तो जरूर धोखा खा जाऊंगा कि मैं किनसे बात कर रहा हूँ। अच्छा इमरान जी, डायलॉग था जिसके अंदर जी बिल्कुल, थोड़ा सा कॉमेडी थी, और वो दाढ़ी, वो उनकी दाढ़ी की वजह से उनसे शादी नहीं करना चाह रही थी। वो ये भी कहना चाह रही थी कि अगर उन्होंने हमें किस कर लिया तो क्या होगा, लेकिन कह नहीं पा रही थी। तो वो कहना और नहीं कहना, और उनकी दाढ़ी से दूसरी शिकायतें करने की कोशिश कर रही थी कि चाय में डूब जाएगी, ये हो जाएगा। मतलब ये था कि अगर उन्होंने किस कर लिया तो क्या हो जाएगा। अच्छा, हमें पता चला कि दीपावली के समय आप
पटाखे एक बार आपने पोस्ट ऑफिस का जो होता है जिसमें लेटर डालते हैं, तो उसमें आपने डाल के आपने बदमाशी की थी। फिर आखिर वो क्या था, कैसे मन में ये खुरापाती आई आपको बचपन में दीपावली के समय? मैं जो भी करता था मैं खुद नहीं करता था, मैं कोशिश करता था कि लोगों से करवाया जाए। जी। तो उनको गाइड करके करवाने में ज्यादा मजा आता था बजाय इसके कि आप जाकर खुद करें। तो हम जहाँ रहते थे, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जहाँ हमारी मदर सर्विस करती थी, हाँ। वो छोटी सी कॉलोनी थी, तो वहाँ पे पेड़ पे पोस्ट ऑफिस का बॉक्स लटक रहा था। हाँ, अच्छा, उस वक्त तो आपकी आज के उम्र लिए कितनी होगी उस वक्त? मेरे ख्याल से मैं 10वीं या 11वीं में होऊंगा। अच्छा, हाँ, स्कूल में थे जी। हाँ, तो उस वक्त, अब आजकल तो ये लाल वाले पोस्ट बॉक्स देखने को नहीं मिलते हैं। जी। पहले तो ये हर थोड़ी दूर पे मिल जाते थे, तो वो लटक रहा था उसके ऊपर। तो हमने लड़कों को लगा दिया कि इसके अंदर बम डालो नीचे से हाँ। और उसको चलाओ। तो वो जहाँ पे लिखा होता है उसका टाइमिंग, कि वो 3 बजे निकलेगा अगला, वो वहां से घुसड़ के बम चलाया, तो वो 2 बम चलाने के बाद वो अंदर चला गया। वहाँ जगह हो गई अच्छे से। हाँ। तो फिर उसके बाद उसके अंदर बम डाल के चलाते रहे। उसके अंदर जो लेटर भरे पड़े थे, दिवाली का टाइम था, किसी के आए होंगे, वो किसी लोगों ने भेजे होंगे अपने लोगों को, हाँ। भरे हुए थे, सबके चीथड़े उड़ गए और वो डब्बे के भी चीथड़े उड़ गए। लेकिन छोटी जगह थी, तो लोगों ने पूछा वो तो पता चली जाता है कि किसने करा था। बिल्कुल। तो दूसरे दिन हमारी माँ के पास शिकायत आई, तो फिर माँ ने हमारे चीथड़े उड़ाए। जी। अच्छा इमरान जी, आपने हॉलीवुड की फिल्म भी की, आपने एंजेलिना जॉली के साथ आपने फिल्म की है, अ माइटी हार्ट करके एक फिल्म है, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस था? हिंदी के साथ आपने फ्रेंच भी की है, अब हॉलीवुड भी की, इतनी बड़ी अभिनेत्री थी वो एंजेलिना जॉली ने, और इसके शायद प्रोड्यूसर इसके ब्रैड पिट ही थे शायद। हाँ जी, ब्रैड पिट ने प्रोड्यूस हाँ। करी थी, एंजेलिना जोली इसके अंदर मेन लीड थी, और इस फिल्म में मेरा छोटा सा किरदार था। लेकिन माइकल विंटरबॉटम इसके डायरेक्टर थे। हाँ। और मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जो लोग बड़े होते हैं, आप एंजेलिना जोली के बारे में सोच के देखिए कि वो किस लेवल की एक्ट्रेस हैं। बिल्कुल। ब्रैड पिट किस लेवल का उनका कद है। लेकिन ये जो लोग जितने बड़े होते हैं, ये अंदर से भी बड़े होते हैं। ये ऐसे नहीं है कि इनके पास पैसा है और बड़ी फिल्में हैं, और ये नहीं, ये अंदर से भी बड़े हैं। मतलब अगर मैं वहां बैठा हूँ तो मुझे, मतलब एंजेलिना जोली वैसे ही ट्रीट करती थी जैसा वो अपने आप को करती है, जो उनका लेवल है। ऐसा नहीं कि ये कोई आ गया है, कोई छोटा एक्टर है या इंडिया का एक्टर है या इसमें काम ज्यादा नहीं करा है, तो कोई मतलब नहीं है इस बात से उनको। वो लोग उसी लेवल पे लेके रख के बात करते हैं। कभी भी कोई, सबसे बड़ी बात यही है जो एक मेंशन करने वाली है। बिल्कुल, तो वाकई बहुत अच्छा सफर जी, तो वाकई बहुत अच्छा सफर रहा जी। और जी जी बिल्कुल, मैंने उसके बाद फिल्म डॉग मिलियनियर करी डैनी बॉयल के साथ। हाँ, वो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। डैनी बॉयल जिस तरह से काम करते हैं, डैनी बॉयल मेरे पास खड़े हुए थे, मैं चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। बिल्कुल। तो बिल्कुल इमरान जी, आपके कामों की लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है, बात करेंगे तो हमें और बहुत समय चाहिए, लेकिन हाँ, कोशिश की हमने कि जो आपके मुख्य काम है उसके ऊपर हम जिक्र कर चुके हैं, और हमने बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता इमरान हसनी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।